नमस्कार। पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि रही है कि सन 2011 के बाद पोलियो का कोई नया केस नहीं आया। लगभग एक दशक हो गया। लेकिन अगर हम विश्व की बात करें तो अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो के केसेस पाए जाते हैं और इसीलिए हम सभी को लगातार सावधानी बरतनी होगी। गौरतलब है कि 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इस अवसर पर चर्चा करते हैं कि पोलियो की यात्रा कैसी रही और पोलियो की लड़ाई में जो हमने सीखा है उसे हम मीजल्स या कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में 3 मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर दानिश अहमद, नमस्कार, इम्यूनाइजेशन स्पेशलिस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। साथ ही हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर भृगु कपूरिया का, इम्यूनाइजेशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ से। और साथ ही स्काइप के माध्यम से डिजिटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीए दीपक कपूर। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी चेयरमैन हैं रोटरी इंटरनेशनल इंडिया नेशनल पोलियो प्लस कमेटी के। तो सबसे पहले डॉक्टर दानिश मैं आपसे शुरू करूंगा। जब लगातार 3 साल पोलियो का कोई केस नहीं आया 2011 से 14 तक, तो 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया। 10 साल होने को हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? निश्चित रूप से पब्लिक हेल्थ के फील्ड में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेशली एक ऐसे सरकमस्टेंसेस में हमने पोलियो पे विजय प्राप्त की जब उससे 3 साल पहले दुनिया के लगभग 60 से 70% केस इंडिया में होते थे। एक लंबी जंग लड़ी गई पोलियो के खिलाफ जिसमें सभी ने सहयोग किया, सहभागिता रही, और उससे बड़ी बात यह है कि उस सक्सेस को सस्टेन करना, मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी निश्चित रूप से अचीवमेंट है, जिसमें के लिए भारत की सरकार, भारत के नागरिक और हर एक वो व्यक्ति जो पोलियो प्रोग्राम से जुड़ा है बधाई का पात्र है। तो जैसे WHO भी यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है हेल्थ के लिए और यूनिसेफ भी, तो यूनिसेफ का क्या रोल रहता है? देखिए, यूनिसेफ, WHO हम सब एक साथ मिलके सरकार को और देश को ऐसे सारे बड़े कार्यक्रम जो होते हैं या बड़ी जो उपलब्धि होती है उसको अचीव करने में मदद करते हैं, और हम आपस में एक बड़ा तालमेल रखते हैं ताकि वो सिंक्रोनाइज्ड हो और एक दूसरे के साथ जुड़ के 2 और 2 4 हो जाए। पर कहीं ओवरलैप तो नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटीज? बिल्कुल नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो काम यूनिसेफ कर रहा है उसे WHO सपोर्ट करता है, जो WHO कर रखा होता है उसे यूनिसेफ सपोर्ट करता है। हम एक साथ हाथ में हाथ जोड़ के चलते हैं और साथ में सरकार और बाकी सारे समाज को लेते हुए चलते हैं, तब जाके ऐसी बड़ी चीज़, ऐसा पोलियो का चीज़ देखने को मिलता है। जी, और इस पोलियो उन्मूलन में रोटरी इंटरनेशनल की भी अहम भूमिका रही है। इस समय रोटेरियन दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी कैसे देखते हैं आप, बहुत लंबी यात्रा रही है पोलियो वायरस से लड़ने की? बहुत लंबी यात्रा रही है। रोटरी ने 1979 में अपना पहला सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम फिलीपींस में किया था, और तब से चलते चलते बहुत एडवोकेसी के बाद भारत ने 1995 में पहली NID यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे आयोजित की। और आप जानते हैं कि 13 जनवरी 2011 को भारत का अंतिम वाइल्ड पोलियो वायरस का केस हावड़ा से बेबी रुखसार के रूप में हुआ। 10 वर्ष के करीब होने वाले हैं जब से भारत में कोई भी वाइल्ड पोलियो का केस नहीं हुआ, किंतु हमें अभी भी बिल्कुल सतर्क और चौकन्ने रहना होगा, क्योंकि हमारी इमीडिएट नेबरहुड में पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अभी भी केस हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन क्योंकि सर्वेलेंस में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो आपकी क्या प्रणाली रहती है, क्या प्रोसेस है सर्वेलेंस की? कैसे हम कह सकते हैं 100% एश्योरेंस के साथ कि पोलियो का केस नहीं है? इसमें हमारे पास जो जैसे सर्वेलेंस हम करते हैं, तो हम सारे जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, लुंज होके पैरालिसिस, हाथ पैर ढीले हो गए, उसके एक सर्वेलेंस सिस्टम की मैकेनिज्म इंडिया में फंक्शनल है, जिसके तहत लगभग 47,000 साइट्स हैं जिनके पास अगर कभी भी इस तरह का कोई भी मरीज़ आता है तो वो रिपोर्ट करते हैं और उसकी फिर प्रॉपर एक जांच की जाती है। तो हर साल लगभग हम 40,000 से ज़्यादा बच्चों की सैंपल्स की जांच करते हैं। जबकि पोलियो नहीं है, फिर भी
क्योंकि बीमारी ये लकवा इस तरह की बीमारियाँ और रीज़न से भी होती हैं, तो वो अगर हमारे पास रिपोर्ट हो रही हैं, वो आ रही हैं, तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा सर्वेलेंस ठीक काम कर रहा है। कुछ ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम निरंतर साल दर साल पार कर रहे हैं और एक अच्छा ग्लोबल स्टैंडर्ड सर्वेलेंस हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा एक और मैकेनिज़्म है हाँ जी। जो सीवेज सिस्टम्स हैं उसको चेक करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पोलियो का वायरस आए और वो छूट जाए सर्वेलेंस सिस्टम से। तो जो सीवेज है, हमने करीब 11 ज़िलों में 56 साइट्स ऐसी आइडेंटिफाई की हुई हैं जहां हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार वो साइट का फ्रीक्वेंसी फिक्स की है, सीवेज का सैंपल लेके चेक किया जाता है कि कहीं पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन इंडिया में आ तो नहीं रहा है। और ये सैंपल चेक करने के लिए पोलियो की एक्रेडिटेड लैब्स हैं। यस, इसके लिए इंडिया में 8 एक्रीडेटेड पोलियो लैब्स हैं जो ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती हैं। हर साल WHO भी उसको एक्रीडेट करता है और वो सिर्फ 8 लैब ही पोलियो का सैंपल टेस्ट करती हैं। लेकिन हमें अभी भी सतर्कता क्यों बरतनी है, ये भी ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। सतर्कता इसलिए बरतनी है, जो दीपक कपूर जी ने बोला, हमारे आसपास के देशों में आज भी पोलियो वायरस घूम रहा है और पोलियो वायरस को ना हवाई जहाज चाहिए ना कोई और चाहिए, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो उससे बचने के लिए तरीका ये है, पहली बात, हमने अपने शरीर को ऑलरेडी इतना सशक्त कर रखा है वैक्सीन के साथ में कि आएगा भी तब भी हमारे को। दूसरी बात, आने के सारे रास्ते, ताकि ये तो ग्लोबल इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर वैक्सीनेशन की बात होती है। तीसरी बात, जैसा डॉक्टर दानिश ने बोला है कि हम एक पूरा सर्वेलेंस मैकेनिज्म रखें ताकि चुपचाप नहीं घुस जाए। तो ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मेरा शरीर, अगर ये मुझ तक पहुंचे तो मेरा शरीर रिस्पॉन्ड करने लायक हो, मेरा शरीर लड़ने लायक हो, और उसके लिए जरूरी है वैक्सीनेशन। इसीलिए पोलियो की वैक्सीनेशन आज भी लगातार चलती है, इसीलिए पोलियो से हमारी लड़ाई आज भी जारी है। तो जब हम टीकाकरण की बात करते हैं, वैक्सीनेशन, डॉक्टर भृगु, 2 शब्द सुनने में आते हैं, नियमित टीकाकरण और संपूर्ण टीकाकरण। इसे हम कैसे समझें? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, नियमित टीकाकरण वो है जो हम रूटीन इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। रूटीन थोड़ा सा वर्ड ऐसा है, रूटीन का मतलब रूटीन, जो हम हर नॉर्मल प्रोसेस में जब चलता रहता है। जब एक बच्चे को पैदा होने पे 6 महीने पे, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, 9 महीने पे जो उसका नियम से टीकाकरण होना है, वो है उसका प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन, जिस रास्ते हम ये वैक्सीन देते हैं। लेकिन जब एक बच्चे को ये सारी खुराक मिल जाती है तो वो बच्चा जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाता है या संपूर्ण प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो एक है प्रोसेस जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन, एक है मेरी इम्यूनाइजेशन की स्टेटस, जो मैं बोल सकता हूं कि मेरा बच्चा फुल्ली इम्यूनाइज्ड है, उसको उसके टीके जितने 1 साल के अंदर जो लगने थे वो सारे के सारे लगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप दवा नहीं खुराक कहते हैं। तो ये जो खुराक है, इसे देने के लिए दीपक जी कई बार 2 एक्रोनिम सुनने को मिलते हैं, NID और सब NID। ये क्या है भला? NID यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और सब NID यानी कि सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 2 प्रकार की इम्यूनाइजेशन होती है। पहली रूटीन इम्यूनाइजेशन, जहां बच्चों को हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सरकार के किसी और केंद्र पे इंजेक्शन लगवाने के लिए, दवा दिलाने के लिए नियमित तौर से लेके जाते हैं। किंतु जब किसी देश में रूटीन इम्यूनाइजेशन का स्तर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, यानी 100% नहीं है, तो हम सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन का आयोजन करते हैं, जो कि रूटीन इम्यूनाइजेशन को बोल्स्टर करती है। तो सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन का एक और नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जबकि पूरे भारत के 170 मिलियन यानी 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हम बूथ पे लेके जाते हैं दवा पिलाने के लिए, और जितने छूट जाते हैं बच्चे उस रोज, वो अगले 4 या 6 दिन में हाउस टू हाउस इम्यूनाइजेशन में उनको कवर किया जाता है। तो ये पूरे प्रयास का नाम है NID। पूरे देश में वर्ष में केवल एक बार अब NID आयोजित की जाती है, पिछले 1 आध वर्षों से। उससे पहले तो 2 बार होता था।
किंतु जिन राज्यों में या जिन हाई रिस्क एरियाज में जरूरत समझी जाती है एक्सपर्ट्स द्वारा, वहां और भी राउंड का आयोजन किया जाता है। उन्हें हम सब NID या सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब डॉक्टर भृगु, ये कोई एक दिन नहीं है जो हम समय समय पर एडवर्टीजमेंट देखते हैं, पल्स पोलियो रविवार, वो सारे NID हैं। देखिए, पल्स पोलियो जो दीपक जी ने बताया, हमारे देश के अंदर आज की तारीख, अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो हम साल में एक बारी एक NID करते हैं। अच्छा। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होता है। अच्छा। जिसके अंदर हम एक शनिवार को एक पर्टिकुलर दिन, साल में एक दिन शुरू करते हैं और उसमें देश में जितने बच्चे हैं, 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, सबको एक खुराक देने का एक मुहिम चलाते हैं। और करीबन जैसे दीपक जी ने कहा 17 करोड़ बच्चों को टारगेट किया जाता है पूरे उस दिन के अंदर। इसके अलावा कुछ राज्यों के अंदर कभी कभी हम SNID करते हैं। अच्छा। जो अभी की फ्रीक्वेंसी एक SNID की चल रही है, ये डिपेंड करता है, ये ग्लोबली जब हमारी जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो बताती है कि अभी हाल कैसा है, किस तरीके का चल रहा है और हमें कितने करने चाहिए, तो वो दूसरा SNID किया जाता है। Okay. तो ये दो पोलियो के, स्पेशली पोलियो के लिए एक एफर्ट होते हैं। इसके अलावा रूटीन इम्यूनाइजेशन, जैसे दीपक जी ने बोला, जो हर हफ्ते कहीं ना कहीं हो रहा होता है, एक फिक्स सेशन होता है, एक फिक्स तरीका होता है जहां पे सारी वैक्सीन की बात की जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि पोलियो एक वायरस है और हमने 2020 में कोरोना वायरस इतनी बार सुना है, तो जिज्ञासा होती है कि पोलियो के इतिहास को भी समझें। तो पोलियो का इतिहास कितना पुराना है डॉक्टर दानिश? देखिए, जो पोलियो के केसेस या पोलियो का डिस्क्रिप्शन मिलता है वो लगभग 17वीं सेंचुरी से मिलता है। अच्छा। मतलब लगभग 300 साल पुराना पोलियो का इतिहास है। ऐसे स्क्रिप्चर्स मिले हैं, इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स मिले हैं, आर्ट्स मिली हैं जिसमें पोलियो को डिस्क्राइब किया गया है। तो लगभग 300 साल पुराना पोलियो का इतिहास है इस बीमारी का। और पोलियो के लक्षण, क्योंकि ये क्रिपलिंग डिजीज है, तो पैरालिसिस है, तो बिल्कुल आसान भी हो जाता है पहचानना? नहीं, इतना आसान नहीं है पहचानना। यूजुअली जो फर्स्ट सिम्टम्स हैं वो हैं कि फीवर है या बुखार आया, अच्छा। बॉडी एक हुआ, सर में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुई। मोस्टली ये इसकी फर्स्ट सिम्टम है, इनिशियल सिस्टम, जिसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई कराना मुश्किल है। इसके बाद में जो वायरस है वो जब फर्दर ग्रो करता है और फिर वो पैरालिसिस पैदा करता है, जैसे हाथ पैर में आपके लुंज हो जाएगा, उठने बंद हो जाएंगे, कमज़ोरी आ जाएगी। यानी अगर ज़रूरी नहीं है कि पोलियो वायरस शरीर में गया तो क्रिपल ही करे या पैरालिसिस हो। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, जैसे हम पहले भी इम्यूनाइजेशन सिस्टम और वैक्सीन की बात कर रहे थे, जिनकी बॉडी इतनी ताकतवर है कि वो पोलियो के जरासीम से लड़ पाएगी, तो वो पोलियो उनको नहीं होगा। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको हल्का मामूली बुखार, सर दर्द या कमज़ोरी वगैरह हुई और वो रिकवर हो गई। वो भी थोड़ा मुश्किल से पता लगते हैं, हालांकि जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें आ जाता है। इसके जो थर्ड स्टेज में आते हैं वो लोग बच्चे हैं जिनको क्रिपलिंग हो गई है, पैरालिसिस हो गई है। अच्छा। तो वो टिपिकल ऑफ पोलियो है, जिस पे यूजुअली हम सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ शायद पोलियो है, पैरालिसिस हो गई है और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो भले 17वीं शताब्दी में एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल की पोलियो हो सकता है, लेकिन इसकी दवा बनते बनते, वैक्सीन बनते बनते तो फिर 20th सेंचुरी में बनी। देखिए, इसका काम जो था वो करीबन 1903, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे 1903 से एफर्ट शुरू हो गए थे अलग अलग चीज़ों के करके। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड वैक्सीन अगर हम बात करें, जो साल की जो पहली वैक्सीन आई वो 1955 के अंदर यूएस के अंदर लाइसेंस्ड हुई थी, जिसे आज भी हम IPV यूज़ करते हैं। इसके अलावा साबिन की वैक्सीन जो थी, जो ट्राइवेलेंट थी, वो यूएस के अंदर 1963 के अंदर हो गई थी। तो ये वैक्सीन तब से हमारे साथ हैं और यही वैक्सीन एक हथियार बनी जिससे हम इतनी बड़ी मुहिम के पोलियो को इरेडिकेशन करना है उसको उठा पाए और उसको आगे ला पाए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर भृगु कि आप कह रहे हैं 1955 में जो वैक्सीन पहली बार बनी वो IPV यानी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन थी, यानी ओरल से पहले इंजेक्टेबल बन गई। बिल्कुल, पहली वैक्सीन जो आई वो इंजेक्टेबल वैक्सीन आई। उसके बाद में उसी दौरान, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1955, 1963 ये दोनों वैक्सीन का डेवलपमेंट, टेस्टिंग साथ साथ में करीबन चल रहा था। जो ओरल वैक्सीन थी वो करीबन 1960 के आसपास उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे, उसका मास स्केल वैक्सीनेशन चल रहा था। मैं लाइसेंचर की बात करता हूं तो इस तरीके से है। लेकिन क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन के अपने कई सारे फायदे थे, देने में आसान थी और बहुत सारे फैक्टर्स थे,
इस तरीके से करके ओरल पोलियो वैक्सीन एक मेजर हथियार बन पाई, जहां पे आप बच्चों के पास में बार बारी पहुंच सकते हैं, वैक्सीनेट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही वैक्सीन हमारे लिए बहुत स्ट्रांग रही हैं, जो हमारे को इस पोलियो के युद्ध में हेल्पफुल रही हैं। जी, और वैक्सीन कारगर हैं, इसके तो प्रमाण इतिहास में बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सी डिजीजेस में हमने देखा है वैक्सीन काम करती हैं। तो दीपक जी, जब रोटरी एडवोकेसी करता है या कम्युनिटी में जाकर बातचीत करता है, तो वैक्सीन को लेकर लोग समझ रहे हैं उसके लाभ, या अभी भी कहीं कहीं आपको लगता है कि उन्हें आशंकाएं रहती हैं? अभियान के शुरू में तो वैक्सीन के प्रति बहुत सी आशंकाएं थीं, और आज ये बाय एंड लार्ज खत्म हो गई हैं। ये एडवोकेसी जो रोटरी को करनी पड़ी इन सब पे जीतने के लिए, वो थी 3 प्रकार की। एक हमारी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कि वो पोलियो उन्मूलन को अपने एजेंडा पे रखें, इसके लिए बजट में पैसे मिलते रहें। दूसरी थी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ कि वो आफ्टर ऑल जितने भी हैं ब्यूरोक्रेट्स ही प्रोग्राम को चलाते हैं हर राज्य में, हर स्टेट में, तो उनके साथ एडवोकेसी, उनके पास बहुत से काम हैं। अब देखिए, आप इतनी और बीमारियां हैं जिनसे उनको लड़ना पड़ता है, तो ताकि वो अपने एजेंडा पे, अपने मेन्यू कार्ड पे पोलियो को रखें, इसके लिए एडवोकेसी करनी पड़ी। और बहुत सी एडवोकेसी रोटरी को हमारे रिलीजियस लीडर्स के साथ करनी पड़ी। अभियान के शुरू में बहुत सी आशंकाएं थीं, कई रूमर्स थी, अफवाहें थी, जिनको ओवरकम करने के लिए रोटरी ने, जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में एक उलेमा कमेटी का आयोजन किया, जहां पर बहुत लीडिंग उलेमा पूरी स्टेट से एकत्रित हुए और उन्होंने ठाना कि वो रोटरी का साथ देंगे ताकि हर बच्चे तक दवा पहुंच सके। डॉक्टर दानिश, आप ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि कई बार माँ बाप ये सोचें कि भाई मेरे बच्चे तो ठीक है, या मैंने उसको एक खुराक तो दिलवा दी तो दूसरी मिस हो गई, तो क्या ये पोलियो की दवा बार बार लेनी है 5 साल तक? और अगर आपके बच्चा ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन खुराक लेते रहें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और ये इसके लिए ज़रूरी है जो आपने पहले भी बात की थी, संपूर्ण टीकाकरण की। तो सबसे पहले तो हमारे बच्चे के लिए जितनी टीकाकरण की खुराकें ज़रूरी हैं, पोलियो के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो पोलियो की खुराक हैं कि उसको 3 प्राइमरी और फिर उसके बाद की डोजेस। अगर हम दूसरी बीमारी मीज़ल्स या खसरा के बारे में देखें तो उसकी डोजेस तो वो उसको मिलनी चाहिए, और ये ज़रूरी हैं। अगर ये बीच में छूट गया तो आप ये मानिए कि जो सुरक्षा का कंप्लीट चक्र है वो आपका ब्रेक हो रहा है। इसके अलावा पोलियो में जो एरिया स्पेसिफिक NIDs और SNID हैं, जो एक्सपर्ट लोकेशन देख के, एरिया देख के डिसाइड करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इस एरिया में हैं, इस वक्त पे हैं, तो आपको वहाँ पे एडिशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा। तो ये सारी हमारे बच्चों को, स्वस्थ बच्चों के लिए ही ज़रूरी है कि वो ये लें जिससे वो स्वस्थ ही रहें और प्रोटेक्टेड रहें। तो डॉक्टर भृगु, अक्सर जो हम तस्वीरें देखते हैं और बैकग्राउंड में भी हम देख रहे हैं कि, और काफ़ी अच्छी लगती है वो तस्वीर, कि छोटा सा बच्चा है और उसे आप ओरल पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या OPV ही देनी है, क्योंकि अक्सर वही देखी जाती है, या इंजेक्टेबल भी देनी है, या दोनों ही देनी है? पोलियो के अंदर एक स्टेप वाइज प्रोसेस में मूव कर रहे हैं, और इस टाइम अभी हम जो है पोलियो की एंड गेम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, खत्म करना है उस खत्म के प्रोसेस के अंदर। तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम जो दवाई मुंह से देते हैं वो एक अलग तरीके से शरीर को बचाती है, जिसका इंजेक्शन लगता है वो एक अलग तरीके से बचाती है। अच्छा। और दोनों का साथ हमारे को इस टाइम चाहिए। ये जो सिचुएशन जिससे निकल रहे हैं हम, उसके लिए हमारे को दोनों चीज बहुत जरूरी है। तो इसलिए ओरल, अगर आप देखेंगे इस टाइम जो प्रोग्राम है उसके अंदर ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जा रही होती है और IPV भी दी जाती है। अच्छा। तो दोनों वैक्सीन जो हैं वो दी जाती हैं, और वो इस तरीके से है, जैसा डॉक्टर दानिश ने बोला, कि इस टाइम की जो सिचुएशंस हैं उस तरीके को देखते हुए जो हमारे बच्चे के लिए बेस्ट चीज़ है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसलिए इस टाइम
आईपीवी भी देनी जरूरी है, ओपीवी भी देनी जरूरी है, तो इंजेक्शन भी और मुंह से खुराक भी। तो जैसे कोरोना में अब क्योंकि थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ गई है कि भाई वायरस म्यूटेट करता है, अलग अलग तरीके का होता है, तो ऐसा है क्या कि ओरल कोई और एक वायरस को मारता है और इंजेक्टेबल हो तो कोई और वायरस? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वायरस वही हैं। अच्छा। ठीक है, वायरस वही हैं। एक सब चाय मीठी करने के लिए कभी आप गुड़ डालते हैं, कभी आप शक्कर डालते हैं, कभी आप चीनी डालते हैं, ये वही चीज है। अलग अलग चीजें हैं जिनका साइंटिफिक एक रेलेवेंस है। ये ऐसा नहीं है कि आज ओरल शुरू कर दिया और कल इंजेक्टेबल शुरू कर दिया। एक साइंटिफिक रेलेवेंस है, एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी है, पर दोनों काम एक ही वायरस के ऊपर करते हैं। 3 तरीके के पोलियो वायरसेस हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है। अलग अलग किसके ऊपर किस तरीके की डोज देनी है, किस तरीके की वैक्सीन लगानी है, उसके ऊपर किया जाता है। दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करते हुए मैं सिंपल शब्दों में यही बोलूंगा कि प्रोग्राम इन सारे चीजों को देखते हुए आपके बच्चे की सबसे ज्यादा भलाई के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करता है। उसमें विश्वास रखिए और उसके साथ में जो भी अगर इंजेक्टेबल भी लगनी है और ओरल भी लगनी है, दोनों साथ में लेते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर दानिश, जिस तरह 2020 में सुर्खियों में कोविड पैंडेमिक छाया रहा, तो कोविड-19 के चलते काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी रही हैं, चाहे शुरू में लॉकडाउन कहिए या उसके बाद भी जिस तरह से अनलॉक भी हुआ है, तो क्या उस रिस्ट्रिक्शन के चलते इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर कुछ असर पड़ा? इंडिया में एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, शुरू में रेस्ट्रिक्शंस आए, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज आइडेंटिफाई की कि ये काम ज़रूरी हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, और उसमें इम्यूनाइजेशन को भी जोड़ा हुआ था। तो हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू हो गया था वापस लॉकडाउन के बाद। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत गैप आया, बट वो धीरे धीरे अब जैसे अनलॉक हो रहा है तो वो एफर्ट्स करके उसको कैचअप किया जा रहा है कि ये पूरा हम वापस जितना हमने गेन किया था, क्योंकि इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2019 ने फर्स्ट टाइम काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं। अच्छा। वो उस लेवल पे पहुंचा है जो कभी पहले नहीं पहुंचा था। अच्छा। जैसे हम इम्यूनाइजेशन कवरेज मॉनिटर करते हैं तो एक थर्ड डोज ऑफ डीपीटी मॉनिटर किया जाता है। अच्छा। जिसका मानना है कि आपने काफ़ी इम्यूनाइजेशन अचीव कर लिया है। तो वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 90% को क्रॉस करके 91% हुआ था एज पर WHO यूनिसेफ। ये कौन सी कह रहे हैं आप वैक्सीन के लिए? ये थर्ड डोज ऑफ डीपीटी। और जब डीपीटी या पेंटा की थर्ड डोज लगी, इसका मतलब 3 डोज ओपीवी की भी लग गई, उससे पहले उसको बीसीजी की भी लग गई। तो बेसिकली 9 महीने से पहले का जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस है वो मॉनिटर है। अच्छा। और ऐसे ही बाकी जो डोजेस हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रयास बहुत किए हैं इंडिया ने लास्ट के 4-5 ईयर्स में। मिशन इंद्रधनुष का आपने नाम सुना होगा, रूटीन इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग की है। तो उन सब का ये परिणाम था कि हम एक ऐसे लेवल पे पहुंचे जो पहले हम नहीं पहुंच पाए। तो हमारी कवरेज है कितनी? मान लीजिए अगर हम फुल इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इंडिया कितने % अब फुल इम्यूनाइजेशन पहुंच चुका है? एग्जैक्ट कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जैसे व्यूनिक की बात करते हैं जो WHO यूनिसेफ का एस्टीमेट है, उसके हिसाब से थर्ड डोज ऑफ डीपीटी करीब 90-91% बच्चों को लग रही है। अच्छा, आप भी आश्वस्त करेंगे डॉक्टर भृगु कि बिल्कुल दवा लें, दवा मिस ना करें और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा आश्वासन है जो मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि हमने उसके ऊपर काम किया है, भारत सरकार ने उसके ऊपर काम किया है, सारी सरकारों ने मिलकर काम किया है कि जहां टीकाकरण होता है, जो सेशन साइट जिसे हम बोलते हैं, वहां पे ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट जो डॉक्टर दानिश ने बोला, लॉकडाउन के दौरान ही जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, सबसे पहली तैयारियां इम्यूनाइजेशन के अंदर की गई थी कि इम्यूनाइजेशन को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क, इन सारी चीज़ों के साथ ध्यान रखते हुए किस तरीके से किसी बच्चे का टीका छूटे नहीं। और ये सारी अब एक प्रोग्राम के अंदर एक रेगुलर फीचर बना दिया गया। तो अगर आप किसी भी सेशन पे जाएंगे तो वहां पे दूरी का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है, भीड़ भाड़ ना हो इसका ध्यान रखा गया है, हाथ धोने का पूरा ध्यान रखा गया है, और ये सारे जो बचाव की प्रक्रिया हैं, ये अब एक सेशन का एक रूटीन प्रोसेस हो गया। तो आपको मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, आप बच्चे को लेके जाएं, एक बीमारी से बचने के लिए 12 बीमारियों की तरफ अपने बच्चे को एक्सपोज नहीं करें, क्योंकि टीकाकरण आपके बच्चे को और भी खतरनाक जानलेवा बीमारियों से बचाता है। जी बिल्कुल। और जो सक्सेस मिली है भारत में भी पोलियो अभियान में, तो अब चाहे मीजल्स रूबेला की बात होती है या कोविड महामारी से, क्योंकि कोविड भी कोरोना वायरस है, हम क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, पोलियो प्रोग्राम से काफ़ी इंडिया के लिए लेसन्स हैं। इंडिया के लिए लेसन्स हैं कि कैसे हम अपना माइक्रो प्लान बनाएं, स्ट्रेंथन करें, अपनी रीच को श्योर करें। क्योंकि पोलियो जब प्रोग्राम चलता है तो मॉनिटर डेटा के हिसाब से हम 99% से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचते हैं।
जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप एक प्रोग्राम चला रहे हो जिसमें आपको 17.5 करोड़ बच्चों तक पहुंचना है और आप 99.5% या 99% लोगों तक पहुंच रहे हो, वैक्सीनेट करके आ रहे हो उनको। जी, मुझे लगता है कि आज 24 अक्टूबर पल्स पोलियो डे पे वी शुड क्लैप फॉर ऑल दी हेल्थ वर्कर्स, बिल्कुल। आशा बहनें, एएनएम, डॉक्टर्स। दिस इज बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल फिगर। इट्स नॉट ए स्मॉल फिगर। और ये हम 3 बार करते हैं, एक बार नेशनल लेवल पे, 2 बार सब नेशनल लेवल पे। कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के साथ पिछले महीने ये एक प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन। सेकंड हम 1 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं दोबारा से। अच्छा, तो ये एक हमारा बड़ी लर्निंग है कि कैसे हमने प्लानिंग की। दूसरा, लोगों को कैसे प्रोग्राम में जोड़ा जाए, क्योंकि पोलियो प्रोग्राम जिस तरह से चला वो एक सरकारी प्रोग्राम की तरह बिल्कुल नहीं लगता था। अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन होकर भी देखें, उसमें रिलीजियस लीडर जुड़ रहे हैं, उसमें टीचर्स जुड़ रहे हैं, उसमें सोशल वर्कर्स जुड़ रहे हैं, वो लोग पेड नहीं है, वो सरकारी सिस्टम के पार्ट नहीं है, लेकिन आके उसमें जुड़ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक सरकारी मुहिम से हटकर एक जन आंदोलन की तरह चला। दिस इज सेकंड लर्निंग। थर्ड, कैसे जो गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज हैं, जब पोलियो प्रोग्राम चलता है उसमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, आईसीडीएस डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व होता है, पंचायती राज डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, करीब 12-13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जुड़ते हैं। ये इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस और इसको डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न, अदर प्रोग्राम हैज़ टू लर्न फ्रॉम द पोलियो प्रोग्राम। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और संयुक्त राष्ट्र के यदि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी देखें तो SDG 17 ग्लोबल पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन की बात करता है, और पोलियो प्रोग्राम भी कन्वर्जेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो दीपक जी, आपसे भी मैं यही पूछूंगा कि क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है, हम क्या सीख ले सकते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? बहुत से सबक हैं जो हमने पोलियो उन्मूलन के अभियान से सीखे हैं। एक जबरदस्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आयोजन हो गया है। अब देखिए, अगर आप 2 मिनट के लिए सोचें कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए एक बेस कैंप की आवश्यकता होती है। अगर बेस कैंप आपका सही नहीं है और वहां तक पहुंच के जितने भी चढ़ने वाले हैं वो एक्लेमेटाइज नहीं होते, तो जो फाइनल चढ़ाई है पीक तक पहुंचने की, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। पोलियो उन्मूलन की वजह से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो एक जबरदस्त, बहुत बढ़िया बेस कैंप की तरह तैयार हुआ है। और इसी की वजह से अब देखिए आप, हमारी सर्वेलेंस शायद सारी दुनिया में सबसे उच्च है। सोशल मोबिलाइजेशन के जबरदस्त तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। एक बहुत ही बढ़िया आयोजन, उसका समाज के हर वर्ग को बीच में शामिल करके किया गया है। इसको एक पीपल्स मूवमेंट या लोक अभियान बनाया गया है, जहां की दवा मांगने वाले यानी डिमांड सप्लाई को ऊंचा किया गया है। सप्लाई तो है ही, सरकार मुफ्त में सारी वैक्सीन देती है, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए इसको एक लोक अभियान बनाना पड़ा। यही करना पड़ेगा शायद कोविड के लिए भी। रेजिस्टेंस, इम्यूनाइजेशन को रेजिस्टेंस हो सकती है, हमने पोलियो में भी देखी, और यहां तो और बड़ा खेल है, क्योंकि पोलियो में तो 17 करोड़ बच्चों को दवा बूंद के तौर पे देनी पड़ती थी। यहां इंजेक्शन लगेंगे, और एक बार नहीं शायद 2 बार लगेंगे, और 17 करोड़ की जगह भारत की पूरी जनसंख्या को, यानी कि 130 करोड़ लोगों को 2-2 बार इंजेक्शन लगेंगे। बहुत जबरदस्त जरूरत होगी एक सही कोल्ड चेन की। तो ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने की वजह से मैं समझता हूं कि पोलियो उन्मूलन की लड़ाई कोविड-19 की लड़ाई में बहुत बहुत बड़ा योगदान देगी। डॉक्टर भृगु, कोरोना वायरस के बाद एंटीबॉडी टेस्ट करवाओ ये देखने के लिए कि आपको हुआ है कि नहीं इन्फेक्शन। तो थोड़ा समझाइए कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन किस तरह से काम करती है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है,
क्योंकि गूगल ज़माने में लोग और भी इंक्विजिटिव हो गए हैं, ये जिज्ञासाएं रखते हैं जानने की। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाना चाहूँगा कि अगर देश के अंदर टेररिस्ट कोई घुसता है या कोई चीज़ आतंकवादी हमला होता है तो क्या करता है, वो कई सारी जगह कहीं बम ब्लास्ट करता है, कहीं नुकसान करता है, कोई चीज़ करता है। इसी तरीके से बीमारी जब शरीर में घुसती है तो बहुत सारे नुकसान करती है, बुखार चढ़ती है, पोलियो है तो पैरालिसिस है, मीजल्स है, खसरा, वो अपनी सारी चीज़ करती है। अब अगर मैं किसी तरीके से उस टेररिस्ट की फोटो जो है वो पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली में चिपका दूं कि भैया अगर ऐसा दिखे तो पकड़ लीजिए, ठीक है, तो अगर वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो जनता पकड़ के मारेगी, ठीक है। यही हाल शरीर का है। जो वैक्सीन है वो वैक्सीन उस जो बीमारी है उसका एक छोटा सा रूप, कई रूप में, चाहे वो उसको, उस वायरस को या बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करके, चाहे उसका एक टुकड़ा तोड़ के शरीर के अंदर घुसा देती है और शरीर को पहचान हो जाती है कि ये एक ऐसी चीज है और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है। अच्छा। तो हमारी तो जब वास्तव में उसके घुसने की बारी आती है तो शरीर ऑलरेडी तैयार होता है। अच्छा। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं, जो हमारी शरीर की लड़ने की ताकत है, ये हमारी शरीर के जो फौजी हैं, ये ऑलरेडी तैयार होते हैं और ऐसा कोई भी जो घुसता है तो उसको मार दबोच देते हैं। तो एंटीबॉडी अगर मेरे शरीर में बन गए और वैक्सीन बनाती है, ये एक तरह से रक्षक हैं कि कल को कोई हमला हुआ। एंटीजन क्या है फिर? एंटीजन वही जो घुस रहा है, अच्छा। वो उसका एक हिस्सा जो है वो एंटीजन है। तो एंटीजन इन्फेक्शन है एक तरह से, जिसको मुझे मारना है। इन्फेक्शन का आप हिस्सा ले लीजिए कि एक जो चीज इसको ट्रिगर करती है। देखिए, इन्फेक्शन तो बड़ा होगा, बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा, अच्छा। लेकिन वो जिस तरीके से घुस के वो उसको ट्रिगर करता है उसको बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और उस वायरस के या उस बैक्टीरिया के कोई भी पार्ट के अंदर हो सकता है, उसके कुछ प्रोटीन्स के खिलाफ हो, उसके हो सकता है उसके कुछ न्यूक्लिक एसिड के खिलाफ हो, कई सारी चीजों के साथ। तो जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी को बनने के लिए ट्रिगर करता है और एंटीबॉडी जो है वो हमारे शरीर के रक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी है। तो जब हम एंटीजन टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने से आपको ये पता लगता है कि कुछ शरीर में घुसा था। अच्छा। तो एंटीजन आपने टेस्ट कराया और आपको पता लगा कि शरीर में कुछ घुसा तो था। जैसे अभी कोरोना में रैपिड एंटीजन टेस्ट, मतलब कि हाँ, कोरोना का वायरस शायद थोड़ा घुसा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इस पूरे टॉपिक को बड़ा सिंप्लीफाई करके मैं प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं, बिल्कुल, और सरलता से ही हम चाहते हैं हमारे दर्शक धीरे धीरे जानकारी बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना को लेके भी बहुत से सवाल हैं कि वैक्सीन कब आएगी, अगर आ भी गई तो क्या एक बार लेनी होगी, बार बार लेनी होगी। तो पोलियो में जैसे वैक्सीन कई बार लेनी पड़ती है 5 साल तक के बच्चों को, तो आप ये जो मल्टीपल डोजेज हैं ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कोई वैक्सीन सिर्फ एक बार लगती है। ये हर वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। कि इसकी कितनी डोजेज रिक्वायर्ड हैं। जैसे अगर आपको एक प्रोटेक्शन का लेवल या एंटीबॉडी लेवल अचीव करना है, उस एंटीबॉडी लेवल के लिए आपको किसी वैक्सीन की 1 चाहिए, 2 खुराक चाहिए, 3 खुराक चाहिए। पोलियो के केसेस में रूटीन इम्यूनाइजेशन में 3 चाहिए। उसके बाद कई बार होता है कि एंटीबॉडी लेवल थोड़ा फॉल होता है, फिर आपको उसकी बूस्टर डोज कुछ वैक्सीन की देनी पड़ती है। अच्छा। जिससे आपकी बॉडी में वो प्रोटेक्शन लेवल मेंटेन हो, ये उस पर डिपेंड करता है। और तो 2 चीज़ें हो गई इसके लिए, एक तो वैक्सीन की जो कंपोजिशन है कि वो वैक्सीन कितनी बार देने वाली है, और दूसरा वो लेवल मेंटेन करने के लिए आपको कितनी डोजेस कब चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये वेरी करें। बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहूँगा आप जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका रोल भी थोड़ा बताएं। इसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनका रोल आप देखते हैं पोलियो वैक्सीन देने में। ANM बहनों का, आशा बहनों का, कैसे देखते हैं आप ये रोल? देखिए, इस कुर्सी पे बैठ के इस बात को करने के असली हकदार तो वो हैं। हम तो सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। असली काम जो होता है वो हमारे आशा बहन, हमारी आंगनवाड़ी, जो हम AAA बोलते हैं, तो हमारी आशा, आंगनवाड़ी और ANM, ये 3 हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो समाज में जाते हैं, जो इस सारी चीज़ को एक्चुअल में डिलीवर करते हैं उस बच्चों को। तो ये सारा प्रोग्राम उन्हीं के कंधों पे डिपेंडेंट है, वही आगे लेके जाते हैं, वही कठिनाइयाँ झेलती हैं और वही रास्ते बताती हैं। तो हम जो सीख के आते हैं वो भी उन्हीं से सीखते हैं कि कैसे हैं। तो चाहे आप पोलियो लीजिए, चाहे वो रूटीन इम्यूनाइजेशन लीजिए, चाहे वो कोरोना की लड़ाई लीजिए, ये सारी लड़ाइयाँ ये हमारी तीनों बहनें लड़ रही हैं और जिनके लिए हमारे को उनको दिल से शुक्रिया हर टाइम होना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को बचाने के लिए उन 3 का मेजर रोल रहता है। जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जो हमारी आशा हैं, वो
मोबिलाइजर्स हैं जो कम्युनिटी के साथ बात करती हैं, right. जो देखती हैं कि कौन सा बच्चा है जिसका वैक्सीनेशन ड्यू है, Right. उसको बताती हैं कि भैया आपको टीका लगाना है, उसको ये बताती हैं कि कल हमारी बहन जी आएंगी टीका लगाने के लिए, कल पहुंचना है, फॉलो अप रखती हैं। और ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है बिटवीन आशा, आंगनवाड़ी एंड एएनएम कि किस तरीके से ये काम हो। तो ये जो AAA हैं, क्योंकि एक तरह से ये न्यूक्लियस है, ये फलक्रम है, बिल्कुल, और दशकों से कार्य कर रही हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, क्या आप तकनीक से इन्हें सशक्त कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से इनका जो कार्य है वो और सरल हो जाए? जी, इसके प्रयास हो रहे हैं और काफ़ी काम इसमें हो भी चुका है, हो गया है। तो जैसे हमारी एएनएम है, अभी वो पूरी रिकॉर्डिंग अपने रजिस्टर पे करती है, रिपोर्टिंग उस मैनुअली करती थी अभी तक, धीरे धीरे इसको डिजिटलाइज किया है। तो एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अनमोल एएनएम ऑनलाइन। अच्छा, उसके तहत एएनएम को एक टैब दी गई है, तो वो उसको उस पर ट्रेन भी किया है और वो उस पर अनमोल पे अब अपना स्विच कर गई है। तो उसको काफ़ी हेल्प मिल रही है, उसको बड़े बड़े रजिस्टर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्टर है उसके पास, उसमें बच्चों की लिस्टिंग मौजूद है, किस बच्चे को वैक्सीन ड्यू है या दूसरी सर्विसेज ड्यू हैं, कब उनको दी गई, कौन आया कौन नहीं आया, कौन डिफ़ॉल्टर हुआ। तो ये सारा सिस्टम उसके पास, एएनएम के पास अनमोल टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली अवेलेबल है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम तकनीक के प्रति और रुझान दिलाएं और संसाधन भी दें। एक जो पूरी सप्लाई चेन है पोलियो में, क्योंकि आपको वैक्सीन भी एक टेम्परेचर पे रखनी है, उसको पहुंचानी भी है, वहाँ आप तकनीक का इस्तेमाल कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी पूरी सप्लाई चेन है वो वास्तव में एक बहुत रोबस्ट सिस्टम है। अगर आप देखेंगे देश के अंदर जब वैक्सीन सप्लाई होती है तो कई नेशनल स्टोर्स हैं या स्टेट स्टोर्स हैं जहाँ पे वैक्सीन सीधे जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से आती हैं, और उस पॉइंट से लेके जब तक बच्चे को वैक्सीन लगती नहीं है उसको उस एक टेम्परेचर दौरान लगातार मेंटेन किया जाता है, चाहे वो रखे चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो रही हो। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम कई सारे काम करते हैं। अगर आप देखेंगे जितनी जगह वैक्सीन रखी जाती है वहां पे एक डेटा लॉगर लगाया गया है। अच्छा। डेटा लॉगर जो है वो रिमोटली आपको हर टाइम टेम्परेचर बताता रहता है। देश के अंदर इस टाइम 28,000 कोल्ड चेन पॉइंट है जहां पे ये डेटा लॉगर्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा। हर जगह का टेम्परेचर क्या चल रहा है जहां पे वैक्सीन रखी है, और अगर उसमें कहीं भी कोई कोताही हुई, कहीं कोई टेम्परेचर बाहर निकला तो तुरंत अलार्म शुरू होते हैं। जो अलार्म्स एक्सेलेट होते हैं, कईयों को अलर्ट्स आते हैं ताकि वो वैक्सीन अपने टेम्परेचर से बाहर नहीं निकले। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लेवल पे ही इसके ऊपर हर वैक्सीन के ऊपर एक स्टिकर लगाया होता है। अच्छा। जिसे हम वीवीएम बोलते हैं। अच्छा। अगर वैक्सीन अपने टेम्परेचर से बाहर निकल गई, गर्मी हुई, तो वो वीवीएम कलर चेंज करना शुरू कर देता है, जिसे आप किसी भी तरीके से वापस नहीं ठीक कर सकते। जी। एक लेवल पे पहुंचने के बाद में उस वैक्सीन को आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये दूसरा सिस्टम है। तीसरा पूरा सिस्टम ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क नाम से एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है जो पूरे देश के अंदर ये बताता है कि कहां पे कितनी वैक्सीन पड़ी है, किसको चाहिए, कहां कम हो रही है, ताकि कोई भी ऐसा सेशन नहीं हो जहां वैक्सीन नहीं हो। तो पूरे वैक्सीन मैनेजमेंट को डिजिटलाइज किया गया है, पूरे कोल्ड चेन सिस्टम को डिजिटलाइज किया गया है। NCCMIS नेशनल कोल्ड चेन MIS सिस्टम बनाया गया जो ये देश में बताता है कि कितने फ्रिज हैं, अच्छा, कितने फ्रिज कहां पे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर टूट गया है, रिपेयर होना है तो उसके रिपेयर की क्या प्रणाली है, कितनी देर में रिपेयर होके वापस फ्रिज चालू हुआ। इस पूरे सिस्टम को डिजिटल से जोड़ा गया है। जी बिल्कुल। आखिरी राउंड में बस मैं यही पूछूंगा कि आगे का भविष्य क्या है। दीपक जी, आपसे शुरू करूंगा। तो आगे का भविष्य कैसे देखते हैं? विश्व में पोलियो मुक्त कब हो जाएगा पूरा वर्ल्ड? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत में जैसा मैंने पहले कहा 13 जनवरी 2011 के बाद कोई भी वाइल्ड पोलियो वायरस का केस नहीं सामने आया। आज 99.9% काम हो चुका है। अगर पूरी दुनिया को देखें 99.9% सक्सेस तो मिल चुका है। आज केवल 2 देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस की सर्कुलेशन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी तक पूरे वर्ष में पाकिस्तान में 77 केस हुए और अफगानिस्तान में 52 केस हुए। तो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जब तक आखिरला केस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, तब तक सारे विश्व के बच्चे खतरे पे हैं। आपका सवाल का जवाब देने के लिए स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगा कि बहुत जल्द उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 या 3 वर्षों में पूरा विश्व पोलियो मुक्त हो जाएगा। यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा।
जब भी हम WHO से पूछते हैं कि अब हम कितने दूर हैं कई सालों से, वो हमेशा कहते हैं इतने दूर हैं। अब कितने दूर हैं? देखिए, जब 1988 में शुरू हुआ था कि पोलियो को ख़त्म करना है, तो 125 कंट्रीज़ थे जिनमें पोलियो होता था और हर साल तकरीबन 3.5 लाख पोलियो केसेस होते थे। अब आज की तारीख में अभी एक ही महीने पहले एक और रीजन, अफ्रीकन रीजन, पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ है। अब सिर्फ 2 कंट्रीज़ बचे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हमारे नेबरिंग कंट्री। तो 125 कंट्री होते थे, अब हम 2 कंट्रीज़ पे आ गए हैं। 3.5 लाख केस होते थे, इस साल तकरीबन 127-128 केसेस आज की डेट तक हुए हैं। अच्छा, तो हम काफ़ी क्लोज हैं। कितना इसमें हम कितनी जल्दी ख़त्म कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि हमारी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी रीच उन जगहों पे जहाँ तक नहीं थी कैसे बढ़ती है, और जहाँ पे है वहाँ पे कैसे मेंटेन रखती है। तो हमारे लिए भी उतना ही इक्वली ज़रूरी है कंट्रीब्यूट करने के लिए कि हम अपने बच्चे को वैक्सीनेट करें, जिससे हम ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अपना हिस्सेदारी निभा पाएँ। और डॉक्टर दानिश, क्योंकि WHO एक ग्लोबल लीडरशिप तो देता ही है हेल्थ में और खासतौर में पब्लिक हेल्थ में, रिसर्च पर भी जोर देता है। तो आने वाले समय में अब 2021 से आगे जब हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको पोलियो और खासतौर पे और बाकी वैक्सीन, और अब कोरोना की बात भी हो रही है, रिसर्च पे कितना जोर रहेगा? रिसर्च पे काफ़ी जोर है। कोरोना की तो सभी जानते हैं कि एक साथ मतलब अभी तक जो हमारा ट्रेंड है वो एक वैक्सीन बनने में लगभग 15-16 साल लगते हैं। कोरोना की वैक्सीन में 200 वैक्सीन के करीब पे ट्रायल एक साथ चल रही है। अच्छा, उसकी वैक्सीन के डेवलपमेंट की भी फेजेस होती हैं। आप फेज़ 1 ट्रायल करते हो, 2 पे करते हो, फिर 3 करते हो। इसमें वो सारी चीज़ें पैरेलली की जा रही हैं। तो एक काफ़ी एफर्ट्स हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो 15-16 साल का प्रोसेस है उसको रिड्यूस करके 1 साल के अंदर वैक्सीन अवेलेबल हो। जी तो ये हमें होता हुआ दिख रहा है कि ये पॉसिबल है। जी। पोलियो में जो रिसर्च का पर्पस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है। अच्छा जी। तो पोलियो में अनसुलझे सवाल क्या हैं जिस पे रिसर्च चाहिए? पोलियो के वैक्सीन में और फर्दर कैसे बेहतरी की जाए, जैसे अभी जो हमारी लाइव वैक्सीन है उसको हम कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकें कि उसके और रिस्क कम हो जाए। अच्छा। तो इसमें भी रिसर्च चल रही है और रिसर्च इसमें भी एक नया प्रोडक्ट भी आने की जी, एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज अगर आप देखिए साइंस विज्ञान तो निरंतर जो है डायनेमिक है, कुछ ना कुछ नया हमेशा जोड़ते चलेंगे। तो आने वाले सालों में आपकी क्या अपेक्षा है? पोलियो वैक्सीन की अगर हम बात करें, या चाहे कोरोना वायरस है, या जैसे हमने अब स्मॉल पॉक्स को तो हटा दिया धरती से, मीजल से कब तक निजात मिलेगा? देखिए, ये एक साझा प्रयास है, हम सब एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, पोलियो को हमने इरेडिकेट करने के लिए लिया है। और बताना चाहूँगा कि देश ने मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने का, एलिमिनेट का मतलब होता है एक इतने कम स्तर पे लिया है कि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाए, प्रैक्टिकली देश से हम गायब कर सकें, उसका भी प्रण ले रखा है। तो उसके के लिए भी अगर आप देखेंगे पिछले 2017 से 2019 के बीच में एक MR कैंपेन की पूरी एक मुहिम चली थी, जहां 15 साल तक के सारे बच्चों को MR की वैक्सीन लगी। अच्छा। और इसके ऊपर भी लगातार प्रयास जारी हैं। ये सारे प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम सब मिलके टीकाकरण में और संपूर्ण टीकाकरण के अंदर और रेगुलर इम्यूनाइजेशन के अंदर भागीदार नहीं होंगे। तो ये हर एक की हमारे सबकी जिम्मेवारी है कि अगर हम अपने बच्चे का सारा टीका टाइम पे लगवा लें तो एक नंबर 1 काम मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरी बात, अगर मैं आस पड़ोस के अगर अंदर बच्चे दिखते हैं और सिर्फ उनको एक मोटिवेट कर दूं कि भैया आपने एक सवाल पूछ लें, आप क्या बच्चा पूरा टीका लगा है कि नहीं लगा, ये आप डिमांड जनरेशन कर देंगे। अगर हम एक के साथ एक जुड़ेंगे तो पोलियो नहीं, स्मॉल पॉक्स नहीं, मीजल्स नहीं, कई सारी बीमारियां हम देश से सफा कर सकते हैं। हमारे बच्चे इन सारी बीमारियों से जिसमें उनके पिताजी दादा सब ग्रसित रहे हैं, उससे हम उनको निजात दिला सकते हैं। तो क्योंकि जब आप कहते हैं कि बच्चों को, और पोलियो में तो 5 साल तक के बच्चों को, लेकिन कभी कभी जो बड़े हैं, एडल्ट हों बुजुर्ग, वो धारणा बना लेते हैं कि वैक्सीन ये बच्चों के लिए ही है। लेकिन वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन तो बच्चों के लिए है, लेकिन अदरवाइज वैक्सीन तो फिर आगे भी लेनी है। देखिए, वैक्सीन के अंदर बहुत सारी, एक वैक्सीन की बोले जाता है लाइफ कोर्स अप्रोच है। अच्छा। ठीक है, आज की तारीख में जो हमारे पास नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हैं, तो बच्चे को सिर्फ 1 साल तक वैक्सीन नहीं लगती है। ये एक धारणा हो जाती है कि 1 साल का बच्चा हो गया वैक्सीन लगे, लेकिन 1 साल तक तो प्राइमरी वैक्सीन लगती है। इसके बाद बच्चा जब 1.5 से 2 साल का होता है तो उसकी कई सारी खुराकें हैं। फिर जब बच्चा 5 साल पे होता है फिर कई खुराक। जब बच्चा या एडोलेसेंट में घुसते हैं 10 साल पे, 16 साल पे, इन सब पे शेड्यूल्ड वैक्सीन हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है तब उसके लिए अब TD वैक्सीन हो गई है। पहले TT लगती थी, अब TD वैक्सीन उसकी जगह लगती है। तो ये सारी लाइफ कोर्स अप्रोच है जो
निरंतर चलती रहती है और फिर उस प्रेग्नेंट मदर के जब बच्चा होता है उसकी वैक्सीनेशन फिर शुरू हो जाती है। तो ये एक लाइफ कोर्स अप्रोच है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में चलता है। इसके अलावा भी कुछ और वैक्सीन होती हैं जो एडल्ट्स में लगती हैं, अलग अलग चीजों में लगती हैं। तो वैक्सीनेशन सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा कि सिर्फ बच्चे नहीं, ये इसको एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर दानिश, क्योंकि विश्व पोलियो दिवस है तो ये खास मौका बनता है कि हम जन जन तक जागृति फैलाएं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस पर ध्यान निरंतर डालना बहुत ज़रूरी है? देखिए, निरंतर ध्यान बच्चों की सेहत के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं। उसको जो भी शेड्यूल के हिसाब से डोजेस हैं वो टाइम पे कंप्लीट कराएं, जिससे वो बच्चा प्रोटेक्टेड रहे, सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहे, कंट्री प्रोटेक्टेड रहे। और हमने पोलियो को एलिमिनेट किया है कंट्री से, हम मीजल्स को कर पाएँ, हम रुबेला को कर पाएँ, हम दूसरी बीमारियों को कर पाएँ। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि लोग इस बात पर बल देंगे कि वैक्सीन हमारी प्रोटेक्शन बढ़ाती है, हमें बीमारियों से बचाती है और इसके सफल होने में हम सभी का योगदान बहुत बहुत ज़रूरी है। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने का और हमें जागृत करने के लिए डॉक्टर भृगु, डॉक्टर दानिश और दीपक जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीद है कि घर परिवार में जागृति हुई होगी कि हमें पोलियो से लड़ना है, सावधानी बरतनी है जब तक कि विश्व पोलियो मुक्त ना हो जाए। और जहां तक कोविड-19 महामारी की बात है तो याद रखिएगा, चाहे मास्क पहनने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर रखें ताकि हम इस महामारी से भी जीत सकें। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।